देखिए फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, यहाँ पे अंडाशय में जो रिमेनिंग पार्ट था उसको डिस्कस कर रहे हैं कि प्रत्येक अंडाशय संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित एक आवरण से ढका रहता है जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनियम कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा ही आएगा 2 नंबर में कि ट्यूनिक एल्बुजिनिया क्या है या ट्यूनिक एल्बुजिनिया किसे कहते हैं। तो आपको बताना होगा कि प्रत्येक अंडाशय संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित एक आवरण से ढका रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। समझ गए? इस टाइप से डिफिनेशन को याद करना है। यानी कि यहाँ पर जैसे हम लोग वहाँ पर पढ़े थे कि जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के जो ऊपरा भाग होता है जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं। पेनिस क्या चीज का बना हुआ होता था, संयोजी ऊतक का बना होता था। उसी प्रकार से महिला का जो अंडाशय होता है वो क्या चीज का बना हुआ होता है, संयोजी ऊतक का, संयोजी ऊतक का। और उसके बाहर में जो ढका हुआ मतलब जो पार्ट होता है, जिस पदार्थ से ढका हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस परत के नीचे जनन एपिथेलियम के दूसरी परत होती है। इस स्तर के कोशिकाओं द्वारा अंडाणु का विकास होता है। दोनों परत के भीतर भाग तंतुओं में संयोजी ऊतकों द्वारा निर्मित होता है, जो अस्टोर्मा कहते हैं। क्वेश्चन फिर यहाँ से एक आपका बन चुका है, अस्टोर्मा किसे कहते हैं, समझ गए? तो अस्टोर्मा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर से चलना है कि इस परत के नीचे जनन एपिथेलियम के दूसरी परत, यानी कि जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय में जनन एपिथेलियम के दूसरी परत में इस स्तर में कोशिकाओं का अंडाणु का विकास होता है और दोनों परत के भीतर भाग को तंतुओं संयोजी ऊतक, यानी कि अंडाशय पूर्ण रूप से जो बना हुआ होता है उसके बीच में जो लेयर होते हैं एपिथेलियस के रूप में, एपिथेलियम के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, अस्टोर्मा कहते हैं। यानी कि एक लेयर मान लिया जाए इस प्रकार से बना हुआ है, ये मान लिया जाए कि ये अंडाशय है। अब अंडाशय के ये बाहरी वाला भाग है, तो बाहरी वाला भाग से ये जो बना हुआ है उसको क्या बोल दिया, ट्यूनिका एल्बुजिनियम। अब जो बीच में यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये अंडाशय के जो बीच में यहाँ पर उपस्थित होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्टोर्मा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अस्टोर्मा। यानी ये वाला लेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अस्टोर्मा बोलते हैं। अब बीच में यहाँ पर क्या होता है, अंडाणु होते हैं। बीच में क्या होता है, अंडाणु होते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर अस्टोर्मा किसे कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसे कहते हैं, ये 2 डिफिनेशन आपका बोर्ड लेवल का तैयार हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अंडाशय महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है, महिला जननांग भी कहा जाता है। यानी कि जैसे पुरुष जननांग टेस्टिस होता था, उसी प्रकार से महिला जननांग की अगर बात किया जाता है तो ये अंडाशय की बात हम लोग करते हैं। यानी कि अंडाशय जो है महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा होता है। पेड़ू के यानी पेट के गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। कल भी ये बात बताया गया था कि अंडाशय जो होता है वो पेट के नीचे किडनी के दोनों तरफ पाए जाते हैं। समझ गए? अब कहा जाता है कि प्रत्येक अंडाशय में एक अखरोट के आकार होता है। अखरोट के आकार कहने का मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे क्या होते हैं, एक आकार उपस्थित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो अंडाशय का आकार कैसा होता है, अखरोट की तरह। तो अंडाशय का आकार कैसा होता है, अखरोट की तरह। अब देखिए, अंडाशय अंडा और महिला हार्मोन का उत्पादन करते हैं। अंडाशय का काम क्या है, अंडाणु का या अंडा का और महिला हार्मोन का उत्पादन करना। कल भी इस बात को बताए थे, जो बात बताए थे वही सब यहाँ पर बस मिल रहा है आपको। अंडा और महिला हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है, अंडाशय। अब प्रजनन हार्मोन, महिला का जो प्रजनन हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक होता है रिलैक्सिन। ये सभी जो हार्मोन है ये महिला प्रजनन हार्मोन कहलाता है। समझ गए? अब देखिए, अब ये महिला हार्मोन यानी कि जो महिला के शरीर के अंडाशय में जो हार्मोन बनते हैं या अंडा बनते हैं, इसके कारण बहुत सारे महिलाओं के शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मासिक धर्म, गर्भावस्था के विकास का नियंत्रित करना, ये सभी चीज होता है। समझ गए? यानी गर्भावस्था होना या गर्भावस्था को रोकना, मासिक धर्म चालू होना, मासिक धर्म को क्या करना, बढ़ाना घटाना, ये सभी चीज क्या होते हैं, एक कहा जाता है कि महिला हार्मोन के कारण ही होता है। अब देखिए,
प्रत्येक 28 दिनों के अंतराल पर एक अंड का अंडोत्सर्जन होता है। कल इस बात को बताया गया था कि 28 दिन के अंतराल पर जनवरी महीना में मान लिया जाए कि राइट साइड अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ है तो फरवरी में इधर बनेगा, फरवरी में इधर बना है तो मार्च में इधर बनेगा। ये अंतराल कितना दिन का होता है? 28 दिन का। समझ गए? तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंडोत्सर्जन की क्रिया कितना दिन में होती है? तो 28 दिनों के अंतराल पर होता है। प्रत्येक महिला के कितने अंडाशय होते हैं? 2 अंडाशय होते हैं। प्रत्येक महिला, जितना भी महिलाएं हैं, सभी महिलाओं के शरीर में अंडाशय की संख्या कितना होते हैं? 2 होते हैं। और उस अंडाशय में क्या चीज की उपस्थिति होती है? भ्रूण का, यानी कि निषेचन करने में ये भाग लेता है और निषेचन के बाद ही क्या चीज का निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो निषेचन करने के लिए महिला के शरीर में अंडाणु की उपस्थिति जरूरी होती है, जो कहाँ बनता है? अंडाशय। अब देखिए, अंडाशय को गर्भाशय की दीवार से जुड़े स्नायु बंधन यानी लिगामेंट्स द्वारा एक जगह पर स्थित रखा जाता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय से जुड़ा होता है। कल इस बात को डिस्कस हम लोग किए थे कि जब महिला के अंडाशय में अंडाणु बन जाते हैं, कोई स्पर्म उससे रिएक्ट नहीं करता है, कोई वीर्य उसके पास नहीं जाता है, तो उसका लाइफ होता है 7 से 8 दिन तक। समझ गए? 8 दिन के बाद वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे मरना शुरू कर जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। और डिकम्पोज होने के बाद फिर क्या होता है? पीरियड का जो हम लोग कहते हैं कि मासिक चक्र होता है, तो मासिक चक्र के अनुसार वेजाइना के थ्रू का निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो वो फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद, अगर मान लिया जाए कि फैलोपियन ट्यूब से गुजरते हुए पास होता है, अब यहाँ पर कहा जाता है कि जो गर्भावस्था भी ठहरता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही आकर के मिलते हैं। अगर किसी महिला का जो अंडाणु बनते हैं अंडाशय में, तो 7-8 दिन के बाद, बनने के बाद क्या होता है कि 7-8 दिन के बाद वो पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में जब आता है तो वहीं पर क्या होता है? वीर्य से उसको मुलाकात होता है, यानी कि स्पर्म से मिलते हैं, सीमेन से मिलता है। और सीमेन से मिलने के बाद वो फिर क्या करता है कि निषेचित हो जाते हैं। निषेचित होने के बाद फिर कहाँ पे ठा देता है? गर्भाशय में, यूट्रस के पास। और यूट्रस में जाकर के शिशु वहां पर पनपना शुरू कर देता है। समझ गए? तो ये चीज होते हैं किसमें? अंडाशय से रिलेटेड। अब देखा जाए, अंडाशय के शरीर में 2 मुख्य प्रजनन कार्य होते हैं। अंडाशय जो होता है महिला के शरीर में, इसका 2 कार्य है। एक कार्य होता है क्या चीज? कि सबसे पहला चीज अंडाणु का निर्माण करना, जो कि निषेचन में भाग लेता है। पहला चीज है क्या चीज? अंडाणु का निर्माण। अंडाणु का जब निर्माण किसी महिला में होना शुरू होता है तो उसके शरीर में हार्मोन भी निकलना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जिसको हम लोग प्रजनन हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब प्रजनन हार्मोन हमारे पास क्या क्या होते हैं? ये होता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन, एंड्रोसिन हार्मोन भी होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, ये सभी का अलग अलग काम होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये महिला जब गर्भवती होती है तो कहा जाता है कि जब महिला गर्भवती होती है, महिला का समय पूरा हो जाता है, अब वो बच्चा को जन्म देने वाली होती है, उस समय उनके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन का उत्पत्ति होना बहुत जरूरी है। क्या होता है उससे? कि बच्चा आसानी से निकल जाता है प्रसव में, यानी महिला जब बच्चा को जन्म देने की कगार पे होती है, उस समय महिला को दर्द कम होता है। यानी कि प्रसव के समय महिला को दर्द कम हो, इसके कारण उसके शरीर में कौन सा रिलैक्सिन की उपस्थिति है, कौन सा हार्मोन की उपस्थिति होना चाहिए? रिलैक्सिन हार्मोन की उपस्थिति होना चाहिए। बहुत सारे महिलाओं में ये रिलैक्सिन हार्मोन कम बनता है, समझ गए, तो उसको प्रसव के समय बहुत क्या होता है? दर्द होता है, समझ गए। इसलिए डॉक्टर वगैरह उनके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन युक्त गोलियां, टैबलेट, इंजेक्शन देते रहते हैं, जिससे उनके शरीर में क्या हो, कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन आजकल जीवन शैली खराब होने के कारण कहा जा रहा है कि रिलैक्सिन हार्मोन बहुत कम बनता है, समझ गए। और रिलैक्सिन हार्मोन जब कम बनता है, इसीलिए देखिएगा पहले के जमाना में ऑपरेशन करके बच्चा को नहीं बाहर निकाला जाता था, मतलब ऐसे ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाते थे। लेकिन आजकल हमको लगता है कि 100 गो में से 80 गो के 90 गो के क्या हो रहा है, मतलब ऑपरेशन करके ही बच्चा निकाला जा रहा है। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, समझ गए। एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है कि ये हार्मोन ऐसा है जो जो औरतों को पुरुष के प्रति क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, समझ गए। यह तो बहुत प्रकार की क्रिया करने के लिए भी क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो जो अट्रैक्ट करता है वो हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन हार्मोन है, समझ गए।
अब देखा जाए अंडाशय में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। अब कोई आपसे पूछेगा कि अंडाशय में कितने प्रकार के हार्मोन का निर्माण होता है, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन बाद में बनते हैं, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तब ऐसा होता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या बनते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होते रहता है। अब फिर बताया जाता है कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होते हैं, तो अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अब कहा जाता है कि किस उम्र तक महिला बच्चे पैदा कर सकती है। अगर मान लिया जाए कि कोई देखते होंगे कि ज़्यादा एज की महिला हो जाती है, वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि उनके शरीर में अंडाणु बनने की क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उनको शरीर से अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो वो उम्र होता है 51 साल से लेकर के कितना, 56 साल, यानी 55 साल के बाद महिला माँ नहीं बन सकती है। समझ गए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कोई एक आदमी एक्सेप्शन वैसा मिल जाता है, जो बन जाती है वो अलग बात है। समझ गए। लेकिन 55 साल के बाद प्रकृति के अनुसार बताया जाता है कि प्रकृति के अनुसार कि 55 साल के बाद कोई भी महिला मां नहीं बन सकती है, क्योंकि उनके अंडाशय में जो अंडाणु होता है वो बनना बंद हो जाता है और उस समय उनका 55 साल के बाद मासिक चक्र भी आना बंद हो जाते हैं, जिस कारण से वो मां नहीं बन सकती है। जब अंडाणु रहबे नहीं करेगा, अंडा जब उनके शरीर में बनबे नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है भैया कि वो क्या, उनके पास कुछ हार्मोन ऐसा रिलीज होगा नहीं उनके शरीर में। तो वो जनरली हम ऐसे कह भी सकते हैं कि 55 साल के बाद महिलाओं को क्या होता है कि सेक्स के प्रति रुझाव भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में अंडाणु जब बनेगा नहीं, अंडाणु जब बनेगा नहीं तो उनके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा नहीं, एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा नहीं तो उनका अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। समझ गए। चलिए, ये हुआ बात कुछ हम लोग का अंडाशय से रिलेटेड। अब देखा जाए, टाइम हो गया, अरे ध्यान। मादा का बाहरी जननांग, उससे पहले यहाँ पे नोट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। फिमरी अंडाणु को पकड़कर गर्भाशय में पहुंचाता है। कल देखे थे हम लोग कि इस प्रकार से एक फिमरी यहाँ पे था जो अंडाणु को पकड़े हुए था ऐसे, समझ गए, और फैलोपियन ट्यूब इस तरीका से था। तो ये जो अंडाणु होते हैं, यहाँ पर अंडाणु बनता, तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में लाने में मदद कौन करता है, ये फिमरी। समझ गए। और यहाँ पर जब कोई शुक्राणु से रिएक्ट होता है, निषेचन की क्रिया होती है, तब ये फिर कहाँ पर आ जाता है, यूट्रस के पास आ जाता है। समझ गए। तो अंडाणु को अंडाशय में जो बनता है अंडाणु, समझ गए, वहाँ पर उस अंड को ऊपर फैलोपियन ट्यूब में ले जाने में मदद कौन करता है, फिमरी। अब ये फिमरी यहाँ पर ला करके छोड़ता है, और जैसे ही इधर से क्या होता है, वेजाइना के रास्ता से शुक्राणु आता है, तो आने के बाद यहाँ पर ये रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करने के बाद ये फिर कहाँ चला जाता है, यूट्रस में, गर्भाशय में, और जा करके वहाँ पर शिशु पनपना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात बताया गया क्या चीज, मादा का बाहरी जननांग। एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे, यानी कि ये जो है बाहरी जननांग के बारे में बताया गया है, आंतरिक जननांग के बारे में नहीं। सबसे पहला चीज कि इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो महिला के जननांग की बात किया गया है, जिसमें कहा जाता है कि इस प्रकार से दोनों जांघों के बीच में जो उपस्थिति होती है एक जननांग का, उसका एक भाग है। अब देखिए, जो यहाँ पर मांसल एरिया बने होते हैं, मांस का एरिया जो बना होता है पूरा, ये मांस का एरिया जो इधर पूरा बना हुआ है, ये सब एरिया जो है ये आपका विस्टिबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विस्टिबल। यानी कि योनि के जो साइड का रास्ता होता है या साइड का जो भाग होते हैं, इसको हम लोग वेस्टिबल कहते हैं। अब यहाँ पर कहा जाता है कि योनि के सबसे ऊपर में, यानी कि जो वेजाइना होते हैं, वेजाइना के सबसे ऊपर में एक स्ट्रक्चर बना होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। और ये महिला का सबसे सेंसिटिव भाग होता है। महिला का क्या होता है, सबसे सेंसिटिव भाग होते हैं, यानी कि इसको अगर कहा जाता है कि छूने से सबसे ज्यादा संवेदनशीलता उत्पन्न हो जाती है। समझ गए। तो ये क्लाइटोरिस जो होता है यहाँ पर सबसे ऊपर में उपस्थित होते हैं। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि इस प्रकार से ये पूरा जो पार्ट है, ये इस तरीका से यहाँ पे कहा जाता है आपके पास कि ये पूरा आपका जो पार्ट होता है ये क्लाइटोरिस के रूप में आ जाता है। अब कहा जाता है कि जो वेजाइना होते हैं, उस वेजाइना के बाहरी जननांग इधर बाहरी जननांग में यहाँ पे इस तरीका से ऐसे एक मतलब कह सकते हैं कि ये मतलब कि
लचीला एक लेयर जमा होता है, एक लेयर होता है, समझ गए। उस लेयर को हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से ऐसे मोड़ भी सकते हैं, दोनों तरफ से ऐसे क्या होता है, मुड़ता है। उस लेयर को हम लोग कहते हैं क्या चीज, लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा। यानी कि वेजाइना के जो ऐसा भाग है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इधर मोड़ सकते हैं, सटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, वो आसानी से मुड़ जाता है, बहुत ही कोमल होता है। अब उसके अंदर में यानी कि लेविया मेजोरा के जो आंतरिक भाग होते हैं उसके अंदर में कहा जाता है कि एक लेविया मेनोरा होता है, लेविया मेनोरा। यानी कि जो यहाँ पे लेविया मेजोरा होता है उसको हम लोग हटाते हैं, तो हटाने के बाद एक और लेयर दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेविया मेनोरा। और ये जो होते हैं मुख्य रूप से ये कहे जाते हैं क्या चीज़ आपके पास कि यूरिनरी मीट्स की बात हम लोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर यूरिन वगैरह आकर के बाहर निकलता है। उसके बाद ये जो पूरा आपका इस प्रकार के जो होल दिखाई देते हैं, ये होल की अगर बात करते हैं तो यूरिनरी मीट्स की बात किया जाता है। और बीच में जो यहाँ पे छोटा सा छिद्र दिखाई देते हैं, इस छिद्र के माध्यम से कहा जाता है क्या चीज कि जितने भी मासिक चक्र के दौरान जो अंडाणु शरीर के अंदर में बनते हैं वो बाहर इसी छिद्र के द्वारा आता है, समझ गए। तो ये सब कुछ क्या होते हैं, महिला के बाहरी जननांग में कुछ शरीर का पार्ट का नाम है, समझ गए। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में यूट्रेस, जिसको बोलेंगे गर्भाशय। फीमरी कल बताए थे स्ट्रक्चर में, देखो इस प्रकार से कुछ बताया गया था। ऐसे बताए नहीं थे, इससे कनेक्ट होता है। तो ये जो ऐसे मुड़ा उड़ा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमरी बोलते हैं। अंडाणु जब यहाँ पर बन जाता है तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ला करके छोड़ देता है, और जब यहाँ से मान लिया जाए कि कोई शुक्राणु आया रिएक्ट कर गया, तो रिएक्ट होने के बाद फिर क्या हो जाता है, निषेचित हो जाते हैं, और निषेचित होकर के गर्भाशय में जाकर के क्या हो जाता है, बच्चा का जन्म देना शुरू कर देता है। चलिए आज भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।